भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अगर गहराई से समझना हो तो एक पद ऐसा है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, और वो है राज्यों के राज्यपाल या गवर्नर का पद। आज के इस विश्लेषण में हम इसी की पूरी कार्यप्रणाली और इसके इर्द गिर्द घूमने वाली शक्तियों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, टॉपिक थोड़ा टेक्निकल जरूर है, इसलिए इसे बिल्कुल आसान बनाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम बात करेंगे इनकी नियुक्ति कैसे होती है, योग्यताएं क्या हैं, इनकी असल पावर्स क्या क्या हैं, मुख्यमंत्री के साथ इनके समीकरण कैसे होते हैं, कुछ विवादित पहलू क्या हैं, और अंत में भारत के पूरे संघीय ढांचे में इनका रोल कितना अहम है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फाउंडेशन की, यानी इस पद की शुरुआत कैसे होती है और संविधान में इसकी जगह कहाँ है। इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। पूरे देश के स्तर पर जो भूमिका और सम्मान भारत के राष्ट्रपति का होता है, ठीक वही भूमिका एक राज्य के भीतर राज्यपाल की होती है, यानी राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख। बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह काम करता है ये। संविधान का आर्टिकल 153 साफ तौर पर कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहां कैच क्या है? दिलचस्प बात यह है कि राज्य की जनता इसके लिए वोट नहीं डालती। जी हां, कोई चुनावी राजनीति नहीं होती इसमें। यह सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली एक नियुक्ति है। अब सवाल आता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। आमतौर पर यह 5 साल का होता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। राज्यपाल पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उनकी इच्छा तक ही काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 5 साल पूरे होने से पहले भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भाई, इतने बड़े पद पर बैठने के लिए कुछ खास योग्यताएं भी तो होनी चाहिए ना। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली और एकदम सख्त शर्त है उम्र की। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना ही चाहिए। ये उम्र इसलिए तय की गई है ताकि इस पद पर एक परिपक्वता और गहरा अनुभव आ सके। 35 साल की उम्र के अलावा भारत का नागरिक होना तो मस्ट है ही, और वो व्यक्ति किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। एक और मजेदार नियम यह है कि वो संसद या राज्य विधानसभा का मेंबर भी नहीं हो सकता। अगर कोई मौजूदा सांसद या विधायक राज्यपाल बनता है तो नियुक्ति वाले दिन से ही उसकी पुरानी सदस्यता अपने आप खत्म मान ली जाती है। और फिर आती है शपथ की बारी। ये कोई आम शपथ नहीं है। इसमें पूरा फोकस संविधान की रक्षा और जनता की सेवा पर होता है। और ये शपथ दिलाता कौन है? राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ये चीज अपने आप में इस पद की भारी गरिमा को दिखाती है। खैर, ये तो हो गई नियुक्ति की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, इनकी असली पावर्स और इनके काम करने का तरीका। अगर हम राज्यपाल की शक्तियों को डिवाइड करें तो वो मुख्य रूप से 4 बड़े पिलर्स में बंटती हैं: कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक पावर्स। आप खुद सोचिए कि शासन के अलग अलग स्तरों पर इनका अधिकार क्षेत्र कितना ज्यादा व्यापक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो राज्य सरकार के सारे काम कानूनी तौर पर राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वही करते हैं। फिर सीएम की सलाह पर बाकी मंत्रियों, राज्य के महाधिवक्ता और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी वही अपॉइंट करते हैं। मतलब राज्य के एग्जीक्यूटिव चेन में वो बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं। लेजिस्लेटिवली भी उनका रोल बहुत पावरफुल है। विधानसभा का सेशन बुलाना हो, उसे भंग करना हो या पास हुए बिलों पर साइन करना हो, ये सब उनके ही काम है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पावर तब दिखती है जब विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा हो। ऐसे समय में अगर तुरंत किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिसकी पावर एक प्रॉपर कानून के बराबर होती है। अब आते हैं फाइनेंस और जुडिशियल साइड पर। बिना इनकी परमिशन के कोई भी मनी बिल या बजट विधानसभा में पेश ही नहीं हो सकता। वहीं न्यायिक मामलों में इनके पास कुछ मामलों में सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की फांसी की सजा को वो पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये अल्टीमेट पावर सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास ही रिजर्व्ड है। तो पावर्स तो बहुत हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्टेट कैपिटल के अंदर राजनीतिक गतिशीलता कैसे काम करती है? चलिए मुख्यमंत्री के साथ इनके समीकरण को समझते हैं। यहां आपको एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस देखने को मिलेगा। किताबों में और संविधान में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, वो सर्वोच्च हैं, लेकिन असल जमीन पर रियल एग्जीक्यूटिव हेड मुख्यमंत्री होते हैं। यानी राज्यपाल आमतौर पर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की सीधी सलाह पर ही काम करते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है।
और इसी अंतर की वजह से कई बार कुछ उलझनें भी पैदा होती हैं। अब हम इस पद के कुछ जटिल और डिबेटेबल पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं। आपने न्यूज में राष्ट्रपति शासन के बारे में तो सुना ही होगा। ये संविधान का आर्टिकल 356 है। जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह फेल हो जाती है तो राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में सीधा केंद्र का शासन लागू हो जाता है। ये भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत ही बड़े इमरजेंसी टूल की तरह काम करता है और यहीं से इतिहास की कई बड़ी बहसें शुरू होती हैं, खासकर जब सरकार बनानी हो या फ्लोर टेस्ट का टाइम हो। हमेशा एक सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल सिर्फ एक न्यूट्रल संवैधानिक प्रमुख हैं या फिर वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि की तरह काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऑनगोइंग डिबेट है जो इस पद पर निष्पक्षता बनाए रखने की अहमियत को बार बार सामने लाती है। इन सारे रूल्स, पावर्स और डिबेट से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चलिए भारतीय संघवाद यानी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। अगर सब कुछ समराइज करें तो राज्यपाल असल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक बहुत ही क्रूशल संवैधानिक पुल यानी एक ब्रिज का काम करते हैं। इस पद का अल्टीमेट गोल यही है कि राज्य में संविधान की गरिमा बनी रहे और केंद्र और राज्य के बीच प्रशासन एकदम स्मूथली चलता रहे। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। राज्यपाल का ये जो डुअल रोल है, एक तरफ राज्य का हेड और दूसरी तरफ केंद्र का एक अहम लिंक, ये अल्टीमेटली भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के उस नाजुक बैलेंस को कैसे शेप करता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है जो हमारे लोकतंत्र की जटिलताओं को और गहराई से समझने पर मजबूर करती है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।